आज की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 74 पर। 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और कार्यपालिका की दृष्टि से अगर देखें तो वास्तविक प्रधान है हमारी मंत्रिपरिषद। वो कैसे है उसकी बात भी हमें 74 और उसके आगे आने वाले अनुच्छेदों में दिखती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिपरिषद क्या काम करेगी इसका उल्लेख है, और इसमें भी एक बात अंतर्निहित है कि क्या मंत्रिपरिषद वाकई प्रधान के रूप में कार्य करती है। तो पहले हम लोग अनुच्छेद की भाषा पर गौर करें और उसके बाद एक थोड़ा सा इसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग एक दो और अनुच्छेदों के साथ, और मेरी कोशिश होगी कि आप उस अंतर संबंध को समझें ताकि हम उसका विश्लेषण अगर करना हो तो हम उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो पहले एक नज़र भाषा पर डालते हैं। लिखा है भारत का संविधान भारत 5 संघ की मंत्रिपरिषद है। लिखा है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसके बाद है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। यह भाषा है अनुच्छेद 74 की। अगर हम खंड 1 की बात करें तो लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 52 से अगर इसकी तुलना करें तो अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता करेगी और उसको सलाह देगी। अब भारत कौन है? तो अनुच्छेद 1 के साथ इसकी तुलना करें तो होगा कि भारत राज्यों का संघ है, और चूंकि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों एक एक ही है भारत के लिए, अतः राष्ट्रपति हो या मंत्रिपरिषद हो वह राज्यों के लिए और संघ के लिए एक ही राष्ट्रपति और एक ही मंत्रिपरिषद होगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे हम अनुच्छेद 52 की बात करते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि कब से कब तक। तो यह है कि जब से भारत का गठन हुआ एक राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में, और जब तक भारत का अस्तित्व बना रहेगा भारत का एक राष्ट्रपति सदैव होगा। ठीक उसी प्रकार भारत की एक मंत्रिपरिषद सदैव होगी और ऐसे नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता, अर्थात ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जब मंत्रिपरिषद नहीं रहे। अब फिर से एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि जब चुनाव का समय होता है, जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए और लोकसभा भंग हो गई, तब मंत्रिपरिषद का क्या होगा? तो मंत्रिपरिषद बनी रहेगी और तब तक बनी रहेगी जब तक कि नई लोकसभा निर्वाचित नहीं हो जाए और जब तक कि नई मंत्रिपरिषद ने शपथ ग्रहण नहीं कर ली है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व सदा बना रहता है, लेकिन लोकसभा के विघटन और नई सरकार के गठन के बीच की जो अवधि है उसमें जो मंत्रिपरिषद कार्य करती है उसको हम कार्यवाहक सरकार कहते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं। तो ऐसा कहा जाएगा कि अनुच्छेद 74 के खंड 1 से काम चलाऊ सरकार या कार्यवाहक सरकार की संकल्पना विकसित होती है। अब दूसरी बात यह कही जा रही है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी और उसको सहायता करेगी, और भाषा यह कह रही है कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। द प्रेसिडेंट शैल एक्ट। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति पर वह सलाह बाध्यकारी है। हालांकि एक बात इसमें कही गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति
उस परामर्श को यह कह सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार करके फिर से सलाह दी है तो राष्ट्रपति पर वह सलाह बाध्यकारी होगी। यह संविधान के खंड 1 के परंतुक में लिखा है। अब खंड 2 यह कह रहा है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। तो राष्ट्रपति को दी गई सलाह या दिए गए परामर्श को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इससे यह संकेत मिलता है कि मंत्रिपरिषद जो है वह भारत की प्रधान है और वास्तविक प्रधान है, और तभी उसके द्वारा दी गई सलाह को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसी कई बातें अनुच्छेद 74 के अंदर हमें दिखाई देती हैं। भारत के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है 74 का खंड 1 अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 1 का संबंध क्या है। पहली बात इसमें क्या करेंगे, 74(1) तथा 52 की भाषाई समानता है। दोनों यह कह रहा है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति और भारत के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, अतः राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 तथा मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74(1) दोनों संघ और राज्यों के लिए एक एक ही होंगे। यह सिद्ध करता है कि दोनों प्रधान हैं। दो प्रधानों की विद्यमानता का संकेत है, और यह बताता है कि यह संसदीय तंत्र है भारत का। इस संसदीय तंत्र में दो प्रधान उपस्थित होते हैं। अब एक प्रधान होगा संवैधानिक और दूसरा होगा वास्तविक। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है और मंत्रिपरिषद वास्तविक है। इसका तर्क क्या है कि राष्ट्रपति वही कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद सलाह के तौर पर बताएगी। तो राष्ट्रपति को हम इस आधार पर संवैधानिक प्रधान और मंत्रिपरिषद को वास्तविक प्रधान कहते हैं। अगला वाक्य हम क्या लिखेंगे कि चूंकि राष्ट्रपति पर कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है, अतः राष्ट्रपति संवैधानिक और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है। यह बहुत महत्वपूर्ण इसका खंड है।
अब दूसरी बात यह है कि एक और बात इससे सिद्ध होती है कि मंत्रिपरिषद चूंकि वास्तविक प्रधान है, इसलिए हम उसके द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसी कारण ऐसी सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये बात कहां है? अनुच्छेद 74 के खंड 2 में। इससे यह सिद्ध हो रहा है। तो इस आधार पर अगर कहा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और हमें, अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें 52(1) और 74(1) को, तो हमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं कि इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म वेयर टू हेड्स ऑफ द स्टेट एग्जिस्ट। दो प्रधान उपस्थित हैं और दोनों में से कौन संवैधानिक और कौन वास्तविक प्रधान है। अब इसके बाद अगर हम इसके अलग अलग सिद्धांतों पर बात करें या आयामों पर बात करें, तो संवैधानिक जो आयाम है उसका वह है संसदीयता। पार्लियामेंटरिज्म है, चूंकि दो प्रधान उपस्थित हैं इसलिए ऐसा कहा जाएगा कि वह संसद का तंत्र भारत में काम करता है। दूसरा कि अगर हम यह देखें कि संसद का जो तंत्र है वह अगर कार्य कर रहा है तो मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है, यह सिद्ध करता है। तो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो दो प्रधानों की उपस्थिति प्रशासनिक व्यवस्था में अगर देखेंगे कार्य प्रणाली का आधार है इसमें, और अगर वो आधार क्या है? सलाह की बाध्यकारिता है। और सामाजिक आर्थिक देखें अगर तो जनता के प्रति दोनों प्रधानों की संवेदनशीलता है, यह सिद्ध होता है इस अनुच्छेद से। इस प्रकार हम अनुच्छेद 74 को आसानी से समझ सकते हैं, राइट। अगली कक्षा में फिर हम लोग बात करेंगे इसी तरह के एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, और वह है अनुच्छेद 75। धन्यवाद।